गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। हम लोग फिजिक्स में बात कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट के। तो आज हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बच्चों, ये चैप्टर हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो हर एग्ज़ाम में आते हैं, वो चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। उस एग्ज़ाम में यूनिट्स एंड मेजरमेंट से डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चंस आने ही आने होते हैं। तो इस चैप्टर को चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो भी फिजिक्स का पोर्शन होता है उसमें सबसे पहला चैप्टर और सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है, यूनिट्स और मेजरमेंट। तो अगर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो हम यूनिट है या मेजरमेंट है वो हम किस चीज़ की मेजरमेंट करते हैं, या किसी चीज़ की हम यूनिट निकालते हैं तो वो किस चीज़ के निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वान्टिटी की, कि क्वान्टिटी बेसिकली होती क्या है, कि क्वांटिटी क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमें अगर यूनिट और मेजरमेंट करना है तो हम किस चीज़ की करेंगे, किसी क्वांटिटी की करेंगे। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि बेसिकली जो क्वांटिटी होती है वो क्वांटिटी होती क्या है, हम किस चीज़ को क्वांटिटी कहते हैं, है ना। तो क्वांटिटी वो चीज़ होती है बच्चों, जब जिस चीज़ को, किसी भी चीज़ को अगर हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, या किसी भी मेजरमेंट के टर्म में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो बेसिकली हमारा क्या कहलाता है, क्वांटिटी कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ को ये कहें कि एनीथिंग जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर्स में, तो वो हमारा हो जाता है क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ अगर नंबर में है ही नहीं तो हम उसको मेज़र ही नहीं कर सकते, तो उसको हम क्वांटिटी भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में हम लिखेंगे एनीथिंग that can be expressed in number, that can be expressed in number is called quantity। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी नंबर, ऐसी चीज़ जिसको हम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कह लो कि हम नंबर में उसको लिख सकते हैं, तो वो हमारा कहलाता है क्वांटिटी। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, कि जैसे अगर मैं कहूं कि एज, हम लोगों की एज, मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि कोई बंदा है, उसकी एज है जो है 30। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एक नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी की एज कि वो 30 ईयर्स का है, राइट। अब अगर इस तरीके से हम बात करें टेम्परेचर, ठीक है, हम टेम्परेचर भी बता सकते हैं कि कितना सेल्सियस है ना, कितने डिग्री है या कितने सेल्सियस है, ठीक, इस तरीके से। लेकिन अगर मैं आपसे ये बात करूँ कि जैसे हम लोग हंस रहे हैं, ठीक है, अगर हम स्माइल कर रहे हैं तो हम उसे तो डिफाइन नहीं कर सकते, उसका क्वांटिटी को हम मेज़र नहीं कर सकते कि हम कितने किलो हंस रहे हैं या कितने किलो हम रो रहे हैं, है ना। तो बेसिकली जो क्वांटिटी हम इसीलिए उसको कहते हैं जिसको कि हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, वही हमारी क्या कहलाती है, क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल के लिए हम ये बात करते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं क्वांटिटी के बाद हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गई क्वांटिटी। अब इसके बाद बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अभी तो हम लोगों ने बात की कि क्वांटिटी क्या होती है, हमें क्वांटिटी समझ में आ गई। अब बात हो गई कि भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में जब हम यूनिट्स और मेजरमेंट की बात करते हैं तो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है हम उसका ही जो है कि उसी के बारे में पढ़ेंगे और उसकी यूनिट्स और उसके मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो
हमें क्वांटिटी तो पता चल गई। अब अगर हम कहेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, भाई एक वर्ड आगे जुड़ गया फिजिकल, तो अब वो कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन अपने आप में ये बड़ी बात है, क्योंकि क्वांटिटी के बाद जो फिजिकल क्वांटिटी लगा है, एक्चुअली में जब कोई भी क्वांटिटी होती है, जब वो फिजिक्स के रूल को ओबे करती है, ठीक है, जो क्वांटिटी किसी फिजिक्स के रूल या जो भी इसके और ऑब्जर्वेशंस हैं उनको जब फॉलो करती है बेसिकली, तो उसको हम कह देते हैं कि वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें फिजिकल क्वांटिटी की, तो हम ये कह सकते हैं कि क्वांटिटी दैट ओबे, ठीक है, मतलब ऐसी क्वांटिटी दैट ओबे द रूल्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी क्वांटिटी that obey the rule of physics और laws। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो फिजिक्स के लॉज होते हैं उनको जो ओबे करता है, तो उसे हम कह देते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अगर हम बात करें कि फोर्स, ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल में बात करते हैं फोर्स की, ठीक, तो जो फोर्स होता है बेसिकली, अगर मैं इसके यूनिट की बात करूँ तो हमें पता है कि इसकी यूनिट होती है न्यूटन, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि मतलब फोर्स जो है एक तरीके का हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि मतलब इस ये क्या कर रहा है, हमारे फिजिक्स का जो लॉज है उसको ओबे कर रहा है। एक इसकी अपनी यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया कि हमने किसी बॉडी के पार्ट पर जो है फोर्स अप्लाई किया है, तो हम क्या कहेंगे उस पर, सपोज करिए हमने 10 न्यूटन, 12 न्यूटन एक्सेट्रा, है ना, इस तरीके से हम क्या करते हैं उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, फिजिकल क्वांटिटी हो जाती है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं हम कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि बेसिकली जो फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं एसआई यूनिट की। ठीक है, तो जो टोटल एसआई यूनिट होती हैं वो होती हैं हमारी बेसिकली 9। देखिए, वैसे तो बहुत सारी होती है, लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मैं सिर्फ उसके बिहाफ में ही बात कर रही हूँ आप लोगों को, और जितना मैं पढ़ा रही हूँ यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, सिर्फ अगर आप उतना ही कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। वो एग्ज़ाम किसी का भी हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप देखेंगे तो इस जितना भी मैं लेक्चर ले रही हूँ उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी की बात करूँ तो देखिए, जो एसआई यूनिट्स होती हैं टोटल हम लोगों की जो है वो 9 है। ठीक है, एसआई यूनिट्स बेसिकली जो होती हैं वो टोटल हमारी 9 होती है। अब हम देखते हैं कि 9 कैसे है, कहाँ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी की। तो देखिए, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है हमारी, ये 2 टाइप की होती है। ठीक, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है हमारी वो 2 टाइप की होती है। एक तो होती है हमारी फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल। दूसरी होती है हमारी डिराइव्ड। ठीक है, डिराइव्ड, या फिर इसको हम कह सकते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, ठीक है, 2 टाइप की होती है फिजिकल क्वांटिटी हमारी, एक होती है फंडामेंटल, दूसरी होती है डिराइव्ड या सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं फंडामेंटल। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं वो बेसिकली ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो बिल्कुल बेसिक से होती है, जो किसी चीज़ से मिल कर के नहीं बनी होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम डिराइव की बात करें तो डिराइव वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि ऐसी यूनिट होगी जो किसी भी चीज़ से, ऐसी क्वांटिटी जो डिराइव्ड होती। ठीक है, तो सबसे पहले चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि फंडामेंटल कौन से होते हैं। तो बेसिकली जो फंडामेंटल होते हैं, मान के चलो 7 होते हैं, वैसे और भी होते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में आप लोगों के आएंगे इस 7 से बाहर बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, जितना मैंने लेक्चर में पढ़ा दिया आप सिर्फ उसी को पढ़िए, उसी को रिवाइज कीजिए। तो फंडामेंटल में अगर मैं बात करूँ तो 7 होती हैं। चलिए, फंडामेंटल मैंने क्या बताया, ऐसे बेसिक्स जिनको बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है, वो बिल्कुल बेसिक्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूं लेंथ, ठीक है,
देखिए लेंथ, ठीक। लेंथ के बाद बात करें टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, करंट, ठीक। लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे मास, ठीक, मास हो गया। इसके बाद बात करेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब लोग नोट कर लीजिए, जो भी है आगे मैं इस सबको एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड इसके बाद हम बात करेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, ठीक है। ये देखिए हमारे क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। देखिए जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है ये क्या है, इससे बाहर आप लोगों को बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं आएगा, तो आपको सिर्फ इसके बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। अब देखें जो हम ये बात करते हैं कि जैसे लेंथ हो गई, टाइम हो गई, टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, मास हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, और बात करें ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ये क्या है, हमारे फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। अब देखें इसके बाद जैसे अगर हमारी लेंथ है तो लेंथ को, हमारी जो लेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, अक्सर जो लंबाई होती है हम उसको किस में नापते हैं, मीटर में, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, ठीक। अगर हम टाइम की बात करें तो ये होती है सेकेंड, ठीक है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर को नापने की हमारी यूनिट क्या होती है, तो ये होती है हमारी केल्विन, ठीक है। जो ये स्टैंडर्ड यूनिट होती है मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, केल्विन होती है। अगर हम करंट की बात करें तो करंट हमारा हो जाता है एम्पियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने मास की, ठीक है। तो मास किस में होता है हमारा, ग्राम, किलोग्राम, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं किलोग्राम, ठीक, ये हमारा हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बहुत सारे लोगों को बड़ा सा न्यू सा लग रहा होगा। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है बेसिकली ये हम केमिस्ट्री में जब पढ़ते हैं, याद है, जब पीरियोडिक टेबल्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें काम आता है। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल, ठीक है, इसकी यूनिट होती है मोल। अब बात करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये भी थोड़ा सा न्यू लग रहा होगा लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है, और इससे बाहर आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो बहुत बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के आप लोग सिर्फ इतना ही पढ़िए, ठीक है। अगर मैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करूँ तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला, ठीक है, कैंडेला, जिसको हम CD से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको हम CD से कैंडेला बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात होती है कि मतलब जिस तरीके से, अगर सपोज करिए फॉर एग्जांपल आप मोमबत्ती लीजिए, ठीक है, तो जो मोमबत्ती जल रही होती है तो उसके ऊपर जो वो फ्लेम होती है तो वो क्या होता है, ल्यूमिनस होता है ना। तो वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी हम इसको कहते हैं। इसकी बात होती है जो है, इसकी यूनिट क्या होती है, कैंडेला, ठीक है। तो हम लोगों ने फंडामेंटल यूनिट्स में बात करी, जो बेसिक्स होते हैं, जो किसी भी चीज़ से मिलकर नहीं बने होते हैं, जो डिराइव्ड नहीं होते हैं, ठीक है, बेसिकली, तो उसको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, जो बिल्कुल बेसिक होते हैं, जिसमें हम लोगों ने 7 पढ़े, कौन से, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, मास, अमाउंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके साथ हम लोगों ने पढ़ा इसकी यूनिट, लेंथ की यूनिट क्या होती है, बेसिकली हम लोग उसको मेजर करते हैं मीटर में। आगे क्या है उसके बारे में हम इसकी यूनिट्स की जो पूरी डेरिवेशंस है प्रॉपरली आगे क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको अगर सिर्फ नोट करना है तो इतना, लेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, टाइम की यूनिट हमारी होती है सेकेंड, ठीक है, टेम्परेचर हमारा केल्विन होता है, करंट जो होता है वो एम्पेयर होता है, मास जो होता है वो किलोग्राम में होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल, एंड नेक्स्ट वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला। और हमने बात कर ली कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी बेसिकली होता क्या है। चलो ये तो हो गई हमारी फंडामेंटल यूनिट्स की, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं हम डिराइव्ड, या फिर हम कह लें कि सप्लीमेंट्री, ठीक है। देखिए डिराइव्ड वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि ऐसी यूनिट या ऐसा क्वांटिटी जो बेसिकली क्या हुआ होगा कि जो डिराइव्ड होगा किसी चीज़ से। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूं एरिया,
ठीक है। आपको समझने के लिए मैं बताऊं एरिया। अब अगर मैं किसी चीज़ के एरिया की बात करती हूँ, जैसे मैंने बोल दिया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, तो आपके माइंड में फटाक से तुरंत क्या आएगा कि एरिया की मतलब क्या हो गया कि जो रेक्टेंगल है उसका मतलब ये हो गया कि हमें लेंथ और एक विड्थ दी होगी, तभी तो हम निकाल पाएंगे ना किसी रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, तो किसी रेक्टेंगल का एरिया अगर मैंने आपसे बोला तो आपने तुरंत आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि ये फंडामेंटल यूनिट्स तो हो ही नहीं सकती है। कितना ईजी है इसको समझना, है ना। क्यों? क्योंकि हम एरिया का मतलब हो गया किसी भी लेंथ और विड्थ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें एरिया मिलेगी, किसकी? किसी पैरामीटर की। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सॉरी, रेक्टेंगल की जो है लेंथ और जब विड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उसका एरिया मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या हुआ, ये किसी भी चीज़ से डिराइव्ड है, एक फॉर्मूला है, जब हम उसको उसमें अप्लाई करते हैं तो उससे क्या मिल जाता है हमें, उसका एरिया। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें कि हमने क्या कहा कि जो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे एसआई यूनिट, वो पूरे टोटल कितने पढ़ेंगे हम एसआई यूनिट्स के बारे में? 9। और यही इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में आता है, इससे एक्स्ट्रा आप लोगों को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो हम लोगों ने फंडामेंटल यूनिट्स की तो बात कर ली कि क्या है, और अगर हम डिराइव्ड यूनिट्स की बात करें तो इसमें हम लोग जो है कि 2 पढ़ते हैं, एक होता है प्लेन एंगल एंड दूसरा होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, तो चलिए, ये तो मैंने आपको एरिया का एग्जांपल दिया समझने के लिए कि बेसिकली अगर एग्ज़ाम में आ जाता है इस तरीके का क्वेश्चन कि जैसे आप लोगों को 4 ऑप्शंस दे दिया कि उसमें दे दिया लेंथ, टेम्परेचर, मास और उसके साथ दे दिया एरिया, तो आपको ये बताना होगा अगर क्वेश्चन में कि इसमें से फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है, तो आपके लिए बताना आसान हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है, मैंने एरिया की बात करी। ठीक है, एरिया और इसके जैसा कोई भी, जैसे पैरामीटर हो गया, किसी भी फॉर्मूला जिसमें हमें फॉर्मूला लगाना पड़े, बेसिकली वो क्या हो गया कि वो किसी भी चीज़ से डिराइव्ड होगा, मतलब वो सप्लीमेंट्री या फिर डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी। और जिनको हम किसी भी चेंज में चेंज नहीं कर सकते, वो अपने आप में बिल्कुल बेसिक है, तो वो हो गए हमारे फंडामेंटल। और बाकी जिनको ये डेफिनेशंस में डाउट हो रहा है, जिनको ऐसा लगता है कि याद करने के बिना काम नहीं चलेगा, तो आप इस 7 को ही सिर्फ लर्न कर लीजिए, इससे ज़्यादा और इससे आगे कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं डिराइव्ड की, तो डिराइव्ड में अगर मैं बात करूं तो हम बात करते हैं, एक होता है प्लेन एंगल। ठीक है, ये होता है प्लेन एंगल, इसमें हमने डिराइव्ड ये जो होता है ये सिर्फ 2 ही होते हैं। ठीक है, ये होते हैं 7 और जो डिराइव्ड या सप्लीमेंट्री होते हैं ये होते हैं 2। ठीक है, तो ये हो गया प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। ठीक है, ये हो गया प्लेन एंगल। और दूसरा होता है हमारा सॉलिड एंगल। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉलिड एंगल। देखिए, सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन कि जो प्लेन एंगल होता है ये हमारा 2D होता है। ठीक है, ये कैसा होता है हमारा? 2D होता है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ सॉलिड एंगल का, तो जो सॉलिड एंगल होता है ये हमारा 3D होता है। ठीक है, आप लोगों को डिराइव्ड एंगल में सिर्फ यही 2 पढ़ने हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ इसके यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा थीटा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 2D में हमारा जो है ये थीटा की अगर मैं बात करूं तो देखिए, पहली क्वेश्चन इसमें से सिर्फ इतना बनता है कि जो हमारा डिराइव्ड एंगल है, इसका एग्जांपल में बात कर देते हैं तो प्लेन एंगल हो जाता है, ये 2D डायमेंशन में होता है। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसका यही है कि जो ये प्लेन एंगल होता है, इसका कई बार कई सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो प्लेन एंगल होता है इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है रेडियन। ठीक है, ये आप लोगों को सिंपल यही चीज़ याद रखनी है कि जो प्लेन एंगल होता है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? रेडियन होती है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे हम बात करें आपकी सॉलिड एंगल की, तो सॉलिड एंगल का होता है डी रेडियन। ठीक है, इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो ये हो जाता है रेडियन। ठीक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, इससे बाहर इससे एक्स्ट्रा कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोगों ने
ये बात कर ली कि फंडामेंटल क्या होते हैं और उनके यूनिट्स भी बात कर लिए। जिसको अगर समझ में आ गया देन वेरी गुड, आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। और जिसको समझ में नहीं आया है तो उसको सिर्फ ये 7 ही याद करने की ज़रूरत है, इससे आगे कुछ भी नहीं आता एग्जाम में, ठीक है। और अगर हम बात करें डिराइव्ड की, डिराइव्ड या सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटीज़ होती हैं, तो उसमें हम लोगों ने ये समझा कि एरिया जिसमें भी हमें किसी फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ जाए, इसका मतलब वो कहीं से डिराइव्ड हुआ है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा हमारा डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हो जाएगी। इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताया कि 2 ही होते हैं, एक होता है हमारा प्लेन एंगल, दूसरा होता है हमारा सॉलिड एंगल। जो प्लेन एंगल होता है ये 2D डायमेंशन में होता है, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर डिराइव्ड क्वांटिटी से क्वेश्चन आता है तो बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है। एक प्लेन एंगल देगा और डायरेक्ट आप लोगों से पूछ लेगा कि जो प्लेन एंगल होता है उसकी यूनिट क्या होती है, तो उसकी यूनिट होती है रेडियन, ठीक। और अगर सॉलिड एंगल की बात करें तो वो 3D में होता है, ठीक है। इसका भी सेम क्वेश्चन का जो है आप लोगों को यूनिट्स की ही पूछा जाता है बेसिकली। तो यूनिट क्या होती है इसकी, स्टेरेडियन होती है, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट की, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में कम्प्लीटली पढ़ लिया कि यूनिट्स मेजरमेंट में हम किसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी क्वांटिटी की, क्वांटिटी कहते किसे हैं, होता क्या है। इसके बाद हमने बात की फिज़िकल क्वांटिटी की, कि फिज़िकल इस चैप्टर में अगर हम जिसकी मेजरमेंट करते हैं या यूनिट निकालेंगे तो किसकी निकालेंगे, तो हम लोग निकालेंगे फिज़िकल क्वांटिटी की, ठीक। फिजिकल क्वांटिटी की हमने डेफिनेशन देखी, उसके टाइप्स देखे और कितने होते हैं, टोटल 9 होते हैं, जिसमें से हमारी जो फंडामेंटल होती है वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ही होते हैं। बात करेंगे अगर हम डिराइव्ड या सप्लीमेंट्री में, तो हमने उसमें बात की 2 एंगल्स की, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट की, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझिए, इससे बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे 3 की, ठीक है, जिसमें है हमारा MKS, ठीक है। ये हमारा MKS, CGS, जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ इसी तरीके से आप लोग लिखिए, इसको प्रॉपरली नोट कर लेंगे तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। एंड नेक्स्ट वन इज हमारा हो जाता है FPS, ठीक है। चलिए अब इसके बाद करें, देखो जो हमारा MKS होता है बेसिकली होता है हमारा मीटर, ठीक। दूसरा होता है K से किलोग्राम, ठीक। S से सेकेंड, ठीक। इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट CGS। अगर CGS की बात करूं तो सेंटीमीटर, ठीक है। CGS में सेंटीमीटर, और G से हम अगर बात करते हैं, ठीक है, तो G का हमारा हो गया, यहाँ पे किलोग्राम था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हो गया S इज फॉर सेकेंड्स, ठीक। अब इसके बाद हम बात करें FPS की, तो ये हो जाता है फुट, ठीक। P से हमारा हो जाएगा पाउंड, और S से अगेन सेकेंड्स, ठीक है, फुट, पाउंड्स और सेकंड, ठीक है। चलिए ये सब आप इसको नोट कर लीजिए कि जब हम स्टार्टिंग में अगर हम जब जो हमारी सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें हम इंटरनेशनल SI की बात करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम की ऑफ यूनिट की बात करते हैं, तो उसमें हम पहले पढ़ते हैं MKS, CGS, FPS, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ये हो गया। अब यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें जो प्रेजेंटली हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो इन तीनों में से क्या यूज़ करते हैं,
ठीक है। तो प्रेजेंट में हम यूज़ करते हैं MKS, ठीक है, मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड्स, इसको हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बात ये हुई कि जो हमारे ब्रिटिशर्स के समय में, मतलब जो बहुत पुराना है, तो उस समय कौन सा यूज़ होता था, तो उस समय यूज़ होता था FPS, ठीक है, फुट पाउंड्स एंड सेकेंड्स, ठीक है, ये ब्रिटिशर्स के समय में यूज़ होता था। ठीक, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे यूज़ होता था, ठीक है। ये अब हम बात करते हैं कि देखो जो हमारी, अब यहाँ पे आप एक बात ये समझ लो कि मीटर में अभी देखो आ गया यूज़, जो हम लोगों ने फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी, अगर जिसने उसको ध्यान से नहीं देखा होगा तो उसको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन दोबारा ध्यान से देख लो आप लोग, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो हमने देखा था कि मीटर किसकी यूनिट थी, तो किसकी थी, लेंथ की, ठीक है। मतलब अगर हम लेंथ की मेजरमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है अगर MKS सिस्टम में लेंथ का हो क्या आ गया है, मीटर। अब अगर हम बात करते हैं किलोग्राम की, तो किलोग्राम में हमने क्या बात करी थी कि जब हम फंडामेंटल यूनिट्स लिखे हुए थे तो किलोग्राम क्या था, किसकी यूनिट थी, मास की, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, सेकेंड्स हमारा क्या हो गया, अगेन टाइम, ठीक। ऐसे ही अगर बात करें CGS में, तो जो सेंटीमीटर हो गया ये किसकी हो गई, लेंथ की, ठीक है, ये किसकी हो गई, लेंथ की। मतलब हम CGS में जब बात करेंगे तो सेंटीमीटर में बात करेंगे, ग्राम हमारा जो हो गया ये किस में हो गया, आपका मास हो गया, ठीक। और सेकेंड्स अगेन हमारा क्या हो गया, टाइम। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे उस समय के जो FPS है, FPS में अगर फुट की बात करेंगे तो फुट हमारा होता है लेंथ के लिए, ठीक है, और पाउंड हमारा हो जाता है मास के लिए, और जो टाइम हो जाता है ये हो जाता है हमारा सेकेंड्स टाइम के लिए, ठीक है। तो ये हमारा पूरा टोटल सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया, ठीक है। हमने ये भी पढ़ लिया कि MKS जो हम लोग प्रेजेंट टाइम में यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली ये किसकी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो वो यूज़ कर रहे हैं हम MKS का, ठीक। CGS एंड FPS पुराना था, ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना है, पुराना भी पढ़ना है, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम में आता है इससे क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस दे देगा आपको जो है किसी भी, जैसे सपोज करिए मान लीजिए फोर्स है, अभी हम जब लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन में आप लोगों को मैं दूंगी ये, ठीक है, कि क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे कि अगर हम जो है कि फोर्स है तो उसकी जो यूनिट हो गई वो आपके FPS में भी होगी, CGS में भी होगी, MKS में भी होगी। और क्वेश्चन किस तरीके से कन्फ्यूज करने के लिए पूछेगा, आपको तीनों यूनिट दे देगा, और उसमें अगर उसने पूछ लिया कि CGS में फोर्स की यूनिट क्या है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास तीनों ऑप्शंस होंगे और तीनों ही यूनिट आपकी जो होगी वो फोर्स की होगी। तो इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे वो मैं आपको आगे क्वेश्चंस में बताऊंगी। फिलहाल जितना मैं आपको बता रही हूँ इस चीज़ को आप पढ़ते रहिए तो आप लोगों का कन्फ्यूजन ऑटोमेटिकली दूर होता रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें। अगर हम ये इंटरनेशनल देखिए, जो डायमेंशंस की बात होती है, बेसिकली जो डायमेंशन होता है ये हम LMT में ही बात करते हैं, ठीक है। जो डायमेंशंस होते हैं, डायमेंशंस हम बेसिकली LMT, अब ये भाई LMT क्या है, तो आई होप बहुत सारे लोगों को समझ में भी आ गया होगा। जो LMT है ये होती है हमारी लेंथ, ठीक है। जो M है ये होता है हमारा मास, और जो हमारा टाइम है ये क्या हो जाता है, सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हम जो डायमेंशंस की बात करते हैं, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे MKS, CGS या FCS तीनों की बात की है, उसमें हम लोगों ने लेंथ, मास और टाइम की ही बात की है, बस उसके यूनिट्स का अलग अलग मेज़रमेंट का तरीका है, ठीक है। तो हम जो डायमेंशंस यूज़ करेंगे वो हम यहाँ पे लेंथ, मास और टाइम ही यूज़ करेंगे। तो आप लोग इसको फटाक से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है बेसिकली, तो ये क्वेश्चन आता तो नहीं है एग्ज़ाम में, लेकिन आप लोग इसको सुन के नोट कर लीजिए कि जो ये आपका ये सिस्टम है ये फ्रांस से आया हुआ है, ठीक है। बेसिकली हालांकि ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है, लेकिन आप लोग अगर जान लेंगे तो अच्छा रहेगा कि ये जो यूनिट ऑफ सिस्टम है बेसिकली ये कहाँ से, इंटरनेशनल जो सिस्टम ऑफ यूनिट है ये कहाँ का है, तो ये फ्रांस का है, ठीक है। मतलब ये फ्रांस से जनरेट हुआ है। अगर ईयर की बात करें तो 1971 में, ठीक है। मतलब 1971 में ये इंटरनेशनल यूनिट जो है हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट ये अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे नहीं है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का MKS, CGS और FPS से है, ठीक है। तो आप लोग इसको जो है कि नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलिए
अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवा देती हूँ इसके ऊपर। जिन लोगों ने टॉपिक को ध्यान से पढ़ा है, ध्यान से देखा है, वो अब फटाफट इस क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे, और उन लोगों का कितना ध्यान रहा है वो भी आप लोग अपने आप को मेज़र करते रहिए इस मेज़रमेंट चैप्टर के साथ, है ना। अपनी मेज़रमेंट को देखते रहिए आप लोगों ने कितना लर्न किया है। हालांकि जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है हमें पता है, सिर्फ उसी की मेज़रमेंट होता है, लेकिन आप लोग भी अपने दिमाग का टेस्ट करते रहिए कितना आप लोगों को याद है, कितना आप लोगों को याद नहीं है। चलो भाई, तो हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अब देखो इसको पढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा कि भाई इतना पढ़े हैं तो क्वेश्चन कैसा आता हो। कुछ लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा तो उन लोगों को पता भी होगा मैम जो पढ़ा रही हैं वो बिल्कुल सही पढ़ा रही हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें पहले क्वेश्चंस की, तो पहला क्वेश्चन है हमारा टू कैलकुलेट द वेट ऑफ अ मैन, ठीक है, टू कैलकुलेट वेट ऑफ अ मैन which parameter is used, ठीक है। अब बात करते हैं हम, ऑप्शंस हमारे किस तरीके से होंगे, लेंथ, मास, लेंथ, मास, सपोज करें टेम्परेचर, एंड एक आप ऑप्शन कोई ले लीजिए, या सपोज कर लिए कि इनमें से कोई नहीं, है ना, क्योंकि इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। तो क्वेश्चन है हमारा टू कैलकुलेट, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू कैलकुलेट लो भाई स्पेलिंग, ठीक है, टू कैलकुलेट वेट ऑफ मैन विच पैरामीटर इज़ यूज्ड। मतलब अगर हम किसी आदमी की, ठीक है, अगर हमें उसका जो है वेट सब मापना है तो इसमें से हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, मतलब उसकी यूनिट क्या होगी, लेंथ में करेंगे, मास में करेंगे, टेम्परेचर में करेंगे, या नन ऑफ दिस, या इन तीनों में से कुछ होगा ही नहीं, कोई और ऑप्शन होगा। तो फटाफट आप लोग उस क्वेश्चंस को देखिए और आंसर कीजिए, ठीक है। तो आई होप बहुत सारे लोगों को आंसर्स तो पता चले गए होंगे कि हमारा जो वेट का मेज़रमेंट होता है वो हमारा टेम्परेचर में तो होता नहीं है ना। टेम्परेचर तो कोई यूनिट है नहीं हमारे जो है कि लेंथ या हाइट या किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए, ठीक है। और लेंथ की भी बात करें तो लेंथ भी नहीं होगा, है ना। अब बात होती है, तो अगर हमारे किसी ह्यूमन बींग के वेट की बात करनी होगी तो वहाँ पे क्या होगा आंसर, उसका मास, ठीक है, मतलब मास के लिए पैरामीटर यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चलिए जिन बच्चों ने क्वेश्चन चैप्टर जब मैं पढ़ा रही थी उसको अच्छे से देखा होगा तो इस क्वेश्चंस के आंसर फटाफट वो कर पाएंगे और उन्हें पता चल पाएगा कि कितना आप लोगों ने पढ़ा है, और आपका रिवीजन भी होता रहेगा साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज मेजर्ड इन केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इंटरेस्टिंग है, विच ऑफ द फॉलोइंग is measured in Kelvin, ठीक है। चलिए अब ऑप्शंस, बहुत सारे बच्चों को तो जिन्होंने अच्छे से इस टॉपिक को समझा होगा उनको तो फटाक से याद ही आ गया होगा कि जो केल्विन है वो किसका जो है कि किसकी यूनिट है ना। तो चलिए ऑप्शन में आप लोगों को दे देती हूँ लेंथ, दूसरा हो गया मास, ठीक है, तीसरा हो गया टेम्परेचर, ठीक, और चौथा हो गया नन ऑफ दिस, या इसमें से किसी की नहीं है। चलो भाई फटाफट आंसर्स दो, देखो क्वेश्चंस और आंसर्स करो आप लोग। जिन लोगों ने ध्यान से टॉपिक को समझा होगा, पढ़ा होगा, उनको बिल्कुल ही आंसर फटाफट पता चल गया होगा। क्वेश्चन शायद जब मैं बोल रही तभी आप आंसर कर चुके होंगे कि जो केल्विन होती है ये किसकी यूनिट होती है, ये फंडामेंटल यूनिट्स में हम लोगों ने पढ़ा, किसकी है ये, टेम्परेचर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर की जो केल्विन होती है वो इसकी यूनिट होती है। तो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, ठीक है। देखा आपने कितना आसान है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आंसर्स आप फटाफट कर लेंगे। और इससे
टफ या इससे हट के कोई क्वेश्चन नहीं आता है। मैं आप लोगों को वही क्वेश्चन करवा रही हूँ जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों से बोला जितने मैंने फंडामेंटल यूनिट 7 पढ़ाए हैं वो मोर देन सफिशिएंट है, उससे आगे आप लोगों के एग्ज़ाम में नहीं आएगा, वो एग्ज़ाम किसी का भी हो। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर देती हूँ। अगर बात करें, बहुत सारे लोग होंगे जिनको एक्सेलरेशन पता ही नहीं होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको एक्सेलरेशन पता होगा। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को वो चीज़ बता रही हूँ कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, है ना, एग्ज़ाम में, ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आए कि चैप्टर को हमको अगर पढ़ना है तो किस तरीके से हम पढ़े। ठीक है, मैडम जो पढ़वा रही हैं ये क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है, चलिए द यूनिट ऑफ क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होती है। ठीक है, या यूँ कह लीजिए कि जो एक्सेलरेशन होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों को ऑप्शंस दे देती हूँ। मीटर पर सेकेंड, ठीक, दूसरा किलोमीटर पर आवर, ठीक, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फटाफट आंसर करिए कि इसका जो आंसर्स होगा वो क्या होगा। ठीक है, चलिए तो बच्चों देखिए इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है ये वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो आगे जो एक्सेलरेशन का जब आगे हम लोग यूनिट निकालना, यूनिट बनाना सिखाएंगे आप लोगों को, तो कैसे आता है उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। जैसे हम लोगों को पता है एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैसे इसकी यूनिट निकालते हैं ये भी आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा। जिसको फॉर्मूला पता रहेगा वो अपने आप यूनिट निकाल लेगा, उसको कोई ज़रूरत नहीं है रटने की। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सेलरेशन की बेसिकली पूछते हैं, और बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बीच में। ठीक है, तो इसका आंसर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और क्यों होगा वो भी हम नेक्स्ट क्लास में जब यूनिट बनाना सीखेंगे। ठीक है, अभी तो हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, जब हम यूनिट बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से हम यूनिट निकालते हैं तो वहाँ पे हम आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये डेफिनेटली आपको किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा कि जो एक्सेलरेशन होता है उसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में क्वेश्चन जो पूछने जा रहे हो ये बहुत ट्रिकी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि ये क्वेश्चन रिलेटेड है आपका MKS, CGS और FPS से, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। चलिए अगला क्वेश्चन सब लोग नोट कीजिए, द यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS। ठीक है, द यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS क्या होगी भाई। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन से मज़ेदार इसका ऑप्शन होने वाला है, जिसमें कितने भी तुर्रम खाओगे आप लोग इसमें कंफ्यूज ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आज कन्फ्यूजन आप लोगों की बिल्कुल दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को जो सही आंसर है वो भी दूंगी, जो गलत है वो भी। तो जो गलत आप करेंगे उसको अब कभी आप भूलेंगे नहीं। चलिए ऑप्शन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पाउंड फोर्स, ठीक, दूसरी न्यूटन, ठीक, तीसरी या C। ठीक है, इसको B कर लीजिए, नहीं तो बड़े लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगी। चलिए दूसरा फोर्स की यूनिट फोर्स, ये भी हो सकती है क्या। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे DYNE डाइन। चलिए अब इसका आंसर मुझे फटाफट आप लोग दीजिए कि जो यूनिट होती है फोर्स की वो क्या होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जो फोर्स की यूनिट है वो तो हमें बतानी ही है, लेकिन किस में बतानी है, CGS में। ठीक है,
मैंने आपको बताया था MKS, CGS और FPS बताया था, तो मैंने बताया था कि उसका यूज़ कहाँ है। तो अब आप लोग देखिए कि क्वेश्चन कैसे बनता है, इसीलिए वो तीनों हमारे लिए पढ़ना कितना ज़रूरी है। ठीक है, फिलहाल ये क्वेश्चन आए हुए हैं, रिपीटेड ईयर के हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे ये पढ़ते जाएंगे। फिलहाल आप लोग इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए। ठीक है, सब लोग लिखना बंद करके आंसर सोचिए कि इसमें से क्या होता है। कि जो फोर्स की होती है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि भाई फोर्स जो होता है उसका तो न्यूटन भी होता है, डायन भी होता है ना, पाउंड फोर्स भी हो सकता है, फोर्स भी हो सकता है। तो फटाफट आप सब लोग मुझे इसका आंसर बताइए। ठीक है, चलिए, अब मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे, मोस्टली बच्चों ने ज़्यादातर आंसर दे दिया होगा कि न्यूटन। ठीक है, तो ये आंसर सही है? बिल्कुल नहीं, ये आंसर सही नहीं है। हाँ, ये सच है कि जो फोर्स होता है, फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, मैंने भी बताया। तो आप लोग कहेंगे मैडम ये तो फिर आप गलत कैसे कर दी? गलत इसलिए कर दिए हैं क्योंकि हमें आंसर यहाँ पे MKS में नहीं पूछा है, पूछा किस में है? CGS में। ठीक है, तो मतलब जो फोर्स होता है इसका, ये दोनों न्यूटन और डायन दोनों ही इसकी यूनिट है। ठीक है, लेकिन क्या है, अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि जो फोर्स की यूनिट है वो हमें MKS में बताइए, जब MKS में बताना होता तब तो हम फटाक से न्यूटन बता देते, बिल्कुल आंसर सही हो जाता। लेकिन अगर आपने अभी इसका आंसर CGS में न्यूटन लगाया है तो आपका क्वेश्चन गलत, 1 नंबर गए। और घर पे आप बैठ कर सोचेंगे कि मैंने तो आंसर सही लगाया था तो नंबर कटा कैसे, है ना। तो आप ये समझ लो, ये है गलती होने का कारण। ठीक है, तो CGS में क्या है? डायन होता है। ठीक है, डायन। और इसके बाद जो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन भी होती है, डायन भी होती है, लेकिन न्यूटन होती है MKS में। तो क्वेश्चन भाई आराम से ध्यान से पढ़ लेना, है ना, कि क्वेश्चन क्या है। तो अगर MKS में पूछेगा तो आप इसका आंसर दे देंगे जो है कि MKS में, लेकिन अगर CGS में है तो हमारा आंसर जो यहाँ पे सही है, ये आंसर हमारा डायन सही है, और जो न्यूटन है ये आंसर हमारा इस क्वेश्चन के लिए गलत है। हालांकि फोर्स की यूनिट ये भी होती है, लेकिन किस में होती है? MKS में। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ये भी आता है। ठीक है, कि मतलब जो न्यूटन है और डायन है इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन भी है? भाई जब यूनिट एक ही चीज़ की है फोर्स की, तो उन दोनों में रिश्ता तो होएगा ही, कोई रिलेशंस तो होएगा ही। और जब ऐसा रिलेशन है तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछने के लिए क्या है कि अगर हम बात करें कि अगर 1 न्यूटन होता है तो 1 न्यूटन में कितना डायन होता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। ये सारे क्वेश्चन जितने हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तभी मैंने इनको लिया है आप लोगों के बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि अगर इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, और अगर पढ़ भी लिया तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। ठीक है, अगर इजी है तो डायरेक्ट पूछ दिया, थोड़ा सा उन लोगों ने अगर लेवल बढ़ाया तो इस तरीके से पूछ दिया जिसमें 95% लोग गलत करके आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई फोर्स की सबके मन में रटा होता है न्यूटन 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 न्यूटन, डायन तो भूल चुके होते हैं। लेकिन अब याद रख लेना कि CGS की यूनिट अगर पूछेगा तो डायन, तो मतलब फोकस करना है। चलो, अगर 1 न्यूटन में हम डायन की पूछे कि डायन जो है इसमें इसके बीच में क्या रिलेशन है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। यहाँ से क्वेश्चन ये आता ही है डायरेक्ट रिलेशनशिप, खास करके रेलवे के एग्जाम में तो पक्का देता है कि 1 न्यूटन में कितने डायन का जो है ये रिलेशनशिप है। तो ये आप लोग नोट कर लो। ठीक है, चलो अब मैं बात करती हूँ। ठीक है, तो आज के क्लास में सिर्फ हम इतना ही करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा यूनिट्स और मेज़रमेंट चैप्टर में कि बेसिकली यूनिट्स और मेज़रमेंट है क्या, है ना। तो क्वांटिटी पढ़ा, इसके बाद क्वांटिटी के बाद हम लोगों ने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी के बाद हम लोगों ने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ी कि जो इसमें जो यूनिट्स होती हैं, है ना, मतलब जो फंडामेंटल अगर कहे क्वांटिटी होती है तो उसके 2 टाइप्स पढ़े हम लोगों ने। ठीक है, फटाफट रिवीजन कर लो, ये मैं रिवीजन के लिए ही आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, कि मतलब हम लोगों ने पहले क्वांटिटी पढ़ी, इसके बाद फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जो फिजिक्स के लॉज को ओबे करें।
ठीक। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो 2 टाइप की होती है, ठीक है। एक होती है फंडामेंटल, दूसरी होती है हमारी डिराइव्ड या सप्लीमेंट्री, ठीक है। फंडामेंटल में हम लोगों ने बात करी 7 की, ठीक है। 7 के जो नाम हम लोगों ने लिखवाए हैं बस आप उसको ही याद कर लीजिए, आप लोगों को इससे ज़्यादा कुछ भी बाहर नहीं आने वाला है। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था डिराइव्ड या फिर सप्लीमेंट्री एंगल, उसमें हम लोगों ने 2 की बात करी थी, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। जो प्लेन एंगल होता है वो 2 डायमेंशनल होता है और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन उसका आता है यूनिट क्या होती है, तो रेडियन होती है, ठीक है। दूसरी बात करें सॉलिड एंगल की, तो जो सॉलिड एंगल होता था हमारा वो 3 डायमेंशनल होता है और उसकी जो यूनिट होती थी वो होती है स्टेडी रेडियन, ठीक है। तो जिसको याद नहीं होता है भाई, प्लेन एंगल में रेडियन और सॉलिड एंगल के लिए उसमें STE लगा देना, स्टेडी रेडियन। बस इससे आगे क्वेश्चन उससे नहीं बनने वाला है। आगे हम लोगों ने बात किया कि जो हमारा इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम है वो कितना है, तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, MKS, CGS एंड FPS, ठीक है। MKS, CGS और FPS का हम लोगों ने पूरी बात पढ़ी भाई, वो किस किस के लिए होता है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे, तो आप लोगों को ये आइडिया लग गया होगा कि इस चैप्टर को अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को एक एक करके बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग नोट करिए और उसको जो है एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करिए, यहाँ से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कि मतलब जो यूनिट्स और मेजरमेंट है, अगर एक्सेलरेशन का जैसे मैंने बात किया तो उसकी यूनिट कैसे निकलती है, जो फोर्स है तो इसकी भाई ये जो न्यूटन डायन है ये क्या है, कैसे इसकी यूनिट बनी, हम आपको ये भी बताएंगे। तो नेक्स्ट जो भी क्लास होगी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ते रहिए, आप लोगों का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।